हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम काल पुरुष कुंडली जिसे हम कहते हैं उसका प्रयोग कैसे करते हैं और काल पुरुष कुंडली का प्रयोग करना चाहिए या हमें एकदम से कुंडली के ऊपर आ जाना चाहिए, इसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि काल पुरुष कुंडली हमने एक ऐसे कुंडली के रूप में बनाई हुई है जो कि किसी भी व्यक्ति के, चाहे वो किसी भी लगन में आए, उनके लिए कार्य करेगी, यानी कि एक प्रकार से जनरल सॉल्यूशन दिखाने की कोशिश करेगी। काल पुरुष कुंडली के लिहाज से ये माना जाता है कि पहले भाव का और अष्टम भाव का जो प्रभाव है, वो स्वामित्व है, वो मंगल के अधीन है। दूसरे और सातवें भाव का जो स्वामित्व है वो शुक्र के अधीन है। तीसरे और छठे का जो स्वामित्व है वो बुध के अधीन है। पांचवें का स्वामित्व सूर्य के, चौथे का स्वामित्व चंद्रमा के, आपके नौवें और 12वें का स्वामित्व गुरु के और 10वें 11वें का स्वामित्व शनि के पास है। तो ये जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से अगर हम बना के सबसे पहले चीज़ों को समझते हैं तो हमें इस बात की एक गारंटी मिलती है कि पर्टिकुलर कोई भी ग्रह जब भी किसी के भी जीवन में चलेगा तो वो उन पर्टिकुलर हाउसेस का कहीं ना कहीं रिजल्ट अपने साथ कैरी करेगा, जो कि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे कई बार आप स्टेटमेंट सुनते होंगे, जब विवाह हो रहा होगा उस समय शुक्र की दशाएं किसी रूप में मिल सकती हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरली कालपुरुष कुंडली के लिहाज से देखा जाए तो शुक्र वो ग्रह होता है जो सप्तम और आपका कुटुंब, उन दोनों को कहीं ना कहीं अपने साथ कैरी करता है। तो कोई भी लगन की कुंडली आपकी हो, सबसे पहले आप उसको कन्वर्ट करें किसके लिए? कालपुरुष कुंडली के लिए। कालपुरुष कुंडली में जब हम उसे कन्वर्ट करेंगे तो करना क्या है? सिर्फ एक चीज़ करनी है, मेष राशि को पहले भाव में लेकर आइए और इसके बाद सारे ग्रहों को जैसे भी आपके कुंडली में बैठे हुए हैं उन्हीं राशियों के लिहाज से रख दीजिए। जैसे ये ओरिजिनल जो कुंडली थी इसका लगन है 10 नंबर से, लेकिन उसमें पहले चीज़ों को समझने के लिए कि क्या है जीवन के अंदर मटेरियल साइड से, तो कालपुरुष कुंडली को हमने उठाया और उसके अंदर ग्रहों को बिठा दिया। अब हम देख रहे हैं कि लगन से तो ग्रह तीसरे भाव में होंगे क्योंकि यहाँ पे असेंडेंट है, यहाँ से ग्रह तीसरे भाव में होंगे, लेकिन कालपुरुष कुंडली से ग्रह जो है वो 12वें भाव में है। इसी प्रकार से लगन से तो ग्रह जो है वो कहाँ पर आएगा? वो आएगा दशम में। यहाँ से गिनेंगे तो ये 10th है, लेकिन कालपुरुष कुंडली के लिहाज से ये जो प्रभाव आएगा वो किस पे आता हुआ नजर आएगा? सप्तम के ऊपर नजर आएगा। तो इससे सबसे पहले हमारे को एक फंडामेंटल क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं ना कि मैथमेटिक्स में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले हो सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन करना है तो एक एक बेसिक स्टेप से चलिए, आप एक प्रॉपर सॉल्यूशन पे आ जाएंगे। इसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी एकदम से कोई भी लगन कुंडली आए उसको आप सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल जो कि क्या है? कालपुरुष कुंडली, उसके ऊपर बिठाइए और फिर देखिए कि किन चीज़ों के साथ क्या जुड़ा हुआ नज़र आता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहली चीज़, जो पहला भाव मंगल के पास होता है, जो अष्टम भाव है वो मंगल के पास होता है कालपुरुष कुंडली में, और इस कुंडली के अंदर जब हमने इसे कालपुरुष में तब्दील किया है लगन कुंडली को, तो हमें दिखाई दे रहा है कि वो मंगल बुध की राशि में छठे भाव में आया है राहु केतु के प्रभाव में। अर्थ क्या हुआ? कहीं ना कहीं इस जीवन के अंदर अगर हम इस स्टेटमेंट को समझिएगा कि मंगल जैसा ग्रह जो है, जो पहले का और 8वें का स्वामी है कालपुरुष कुंडली में, और वो 6 नंबर की राशि में बैठा है, तो इन सभी लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं या तो उनके वैवाहिक जीवन का, क्योंकि 8वां है ससुराल पक्ष, और खुद की अपनी ग्रोथ का, क्योंकि पहला है, इन दोनों ही चीज़ों के अंदर एक नेचुरल संघर्ष नजर आता है। क्योंकि मंगल पैशन का ग्रह है, वो खुद को बनाने की कोशिश करता है, लेकिन कहाँ पर है वो? कालपुरुष कुंडली के लिहाज से 6 नंबर की राशि में, जो कि बुध की राशि है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होता। ऐसे स्थिति में यहाँ पे अगर मैं सीधे पहला स्टेटमेंट देता तो मेरे पास पहला स्टेटमेंट कालपुरुष कुंडली से आ रहा है, व्यक्ति को स्वयं को बनाने में, और कहीं ना कहीं अगर ये विवाह है तो विवाह के दूसरा स्थान ससुराल पक्ष, उसका लॉन्गेविटी, उसको फीड करने का जो सिस्टम है, उसके अंदर कहीं ना कहीं संघर्ष आएगा, क्योंकि मंगल 6 नंबर की राशि में विद्यमान है। जितनी भी कुंडलियों के अंदर मंगल 6 नंबर की राशि में है तो कालपुरुष कुंडली के लिहाज से
पहली वाली चीज़ स्वयं को डेवलप करना और अष्टम को डेवलप करने में शुरुआत में चैलेंज जरूर आएगा। जैसे जैसे लगन बदलता जाएगा वैसे वैसे उन भाव के प्रभाव जरूर बदलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसको एक कॉमन स्टेटमेंट मानेंगे। कुछ लग्नों के अंदर मंगल फ्रेंडली होगा, कुछ लग्नों के अंदर मंगल उस पर्टिकुलर लगन लॉर्ड से फ्रेंडली नहीं होगा। उन स्थितियों में रिजल्ट्स कन्वर्ट होंगे। अभी हम उसका एक जनरल बेसिस देख रहे हैं कि अगर ये कुंडली बना दें तो मंगल इस बात को दर्शा रहा है कि स्वयं के विकास में और अपने जो विवाह के बाद जो आपको परिवार मिलता है वहाँ के विकास में आपको कहीं ना कहीं चुनौती का सामना करना पड़ेगा, संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। देन केतु के साथ मौजूदगी है। केतु की मौजूदगी इस बात को दर्शाएगी कि अकेलेपन की तरफ आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि केतु एकांतवासी हो जाता है। तो काल पुरुष कुंडली के लिहाज से यहाँ पे मंगल केतु का जो योग बनेगा वो कई बार जीवन में अकेले आगे बढ़ने को, संघर्ष करने को दिखाता हुआ नजर आएगा। तो पहली चीज़ को हमने यहाँ से क्लियर किया, मंगल को उठाया पहले और आठवें का, और आठवां परिवर्तन है। तो जब मंगल यहाँ पे बैठा है तो व्यक्ति के जीवन में संघर्षों के साथ उसका परिवर्तन आता हुआ नजर आएगा। अब आप ये पूछेंगे ये कितना लगेगा, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमने ओरिजिनल कुंडली को कालपुरुष कुंडली पे तब्दील किया है। तो ये स्टेटमेंट जो हम दे रहे हैं ये 20 से 30% तक जीवन के अंदर देखने को मिलेंगे। अब आइए शुक्र की स्थिति को देखते हैं। शुक्र जो है वो सेकंड हाउस का भी स्वामी है और विवाह स्थान का भी स्वामी है, और उसकी मौजूदगी अष्टम में आ गई। ऐसे स्थिति में जब अष्टम के अंदर मौजूद है तो अष्टम क्या है, चीज़ों में या तो देरी है या फिर एक प्रकार से अंधकारमय परिस्थिति है, जो कि परिवर्तन को तो दिखाने वाला भाव है अष्टम, लेकिन वहाँ पे बैठे हुए ग्रहों में अगर खुद की रोशनी ना हो तो चुनौतियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। खुद की रोशनी कर सकने में सिर्फ सूर्य ही सक्षम है। ऐसे स्थिति में अगर हम देखें तो परिवार का, कुटुंब का सपोर्ट और साथ ही साथ हमारे वैवाहिक जीवन का जो साझेदारी का जो सपोर्ट है वो भी एक गुमनामी में, एक अंधेरे में कहीं ना कहीं खोता हुआ, अकेला करता हुआ हमारे को एक अलग ही चीज़ों में या तो अकेला कह लीजिए या ये कह लीजिए विलंब करता हुआ उन सुखों में नजर आएगा। तो यहाँ पे शुक्र की प्लेसमेंट को अगर हम देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि चीज़ें बहुत हद तक या तो हिडन जैसी हो जाएंगी या वो भी अलग ही एक प्रकार से डिले, संघर्ष, अकेलेपन की तरफ जाती हुई नजर आएंगी। इसके साथ साथ यहीं पर शनि की मौजूदगी है। तो आप ये इस बात को देखिएगा, जितनी भी कुंडलियों के अंदर शनि की मौजूदगी 8 नंबर की राशि में है वहाँ पे एक काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी मेंटेन है। काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी मेंटेन है किसको लेकर, 10th हाउस और 11th हाउस को लेकर, यानी कि जो हमारे इनकम है और जो हमारा स्टेटस है। क्यों? क्योंकि शनि नेचुरली 10th और 11th का लॉर्ड है और उसकी प्लेसमेंट जब 8 नंबर की राशि में है तो काल पुरुष के लिहाज से वो अष्टम है। जितने भी लोगों की कुंडली में शनि की प्लेसमेंट 8 नंबर के अंदर है, कहीं ना कहीं उनके स्टेटस और उनके अर्निंग्स के अंदर एक अजीब सी अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। ठीक है, ये भी कितने पे लेना है, इसको भी आपको 20 से 30% तक लेना है कि ये कॉम्बिनेशन जब भी आया है तो कहीं ना कहीं हमारे स्टेटस और हमारे इनकम, हमारे अर्निंग के अंदर काइंड ऑफ 8th हाउस अनसर्टेनिटी आई है। अचानक से बहुत अच्छा भी मिलता है और अचानक से चलते चलते चीज़ें रुक भी जाती हैं। दूसरा, शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन हो रहा है इन द 8th, तो यहाँ पे अपनी फैमिली, कुटुंब, अपनी सेविंग्स, साथ साथ अपना जो वैवाहिक जीवन, साझेदारी, पार्टनरशिप उनका, और आपके कर्म का और आपके लाभ का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अष्टम में आ रहा है। शनि दुखों का कारक ग्रह के रूप में लिया गया, उस पे साथ जब शुक्र बैठ रहा है, किसी भी कुंडली में बैठे शुक्र शनि की जब भी युति हो रही है तो उस कंडीशन में दुख का कारक ग्रह और कहीं ना कहीं विवाह का जो कारक ग्रह है, शुक्र वैभव का जो कारक ग्रह है, ये आपस में मिल जाते हैं और इनमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार की चुनौतियां, दुख का सामना होना नजर आ जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे नेचुरल शुक्र शनि की युति से बनता है। यहाँ पे क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन 8th हाउस में आ रहे हैं, इसलिए वैवाहिक जीवन के अंदर, आपके संचित धन, आपके कुटुंब के अंदर, आपके स्टेटस, आपकी इनकम के अंदर एक काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी पहले नज़र में, पहली दृष्टि में नजर आएगी। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हम कालपुरुष कुंडली से बनाते हैं तो हमें ये चीज़ समझ में यहाँ पर आ जाती है। देन कम्स कि नेक्स्ट कौन है, तो हमने देखा बुध की 3 नंबर की राशि और 6 नंबर की राशि का स्वामी है बुध। अब छठे घर का स्वामी जो है वो रोग, रिपु, ऋण लेके चलता है। तीसरे भाव का स्वामी साहस, पराक्रम, कम्युनिकेशन, रिटर्न वाली चीज़ें जो भी होंगी वो सब लेके चलता है। तो यहाँ पर बुध की मौजूदगी 7 नंबर की राशि में आई, यानी कि एक प्रकार से सप्तम भाव के साथ जुड़ी, तो जो आपका 6th की कैपेसिटी है, लड़ाई झगड़ा,
कोर्ट कचहरी, फिर आपका तीसरा जो है डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नेचुरली कहाँ जाके जुड़ रही हैं, सप्तम से जुड़ रही हैं। अब क्या सभी लोग जिनकी कुंडलियों में बुध 7 नंबर की राशि में आया तो वहाँ क्या लड़ाई झगड़े मारपीट होती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि वहाँ मारपीट होती है, लेकिन फिर भी विवाह के अंदर किसी न किसी रूप में हम चुनौतियों का सामना जरूर करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि छठे भाव को आप लड़ाई से नहीं संघर्ष से देखिए। तो यहाँ पर बुध की मौजूदगी जब 7 नंबर की राशि में किसी भी कुंडली में मिली है तो थोड़ा सा एक संघर्ष और अपने साहस और पराक्रम की मांग वैवाहिक जीवन पे होती हुई नजर आई है। काल पुरुष कुंडली को फोकस में रखे हैं तो ये स्थितियाँ 20 से 30% तक जीवन के अंदर पूरी तरह से देखने को मिलती है। अब सूर्य की तरफ आए तो सूर्य जो है वो 5वें को दिखा रहा है और वो बैठ रहा है कहाँ पे, सप्तम के अंदर। इस स्थिति में जब सूर्य पंचम को रिप्रेजेंट कर रहा है कालपुरुष कुंडली में और उसकी मौजूदगी सप्तम में आ रही है, तो सूर्य की मौजूदगी सप्तम में एक प्रकार से काफ़ी हाई इंटेंस एनवायरनमेंट को क्रिएट करेगा, क्योंकि सूर्य के पास बहुत ज़्यादा ताप है, बहुत ज़्यादा उसमें एक ऊर्जा है, सोर्स है वो एक एक्चुअली। और इतना बड़ा सोर्स जब कभी भी 7th हाउस में आता है तो कहीं ना कहीं सूर्य के 7th हाउस में आने पर खुद को साझेदारी में लेकर आने की परिस्थिति बनती है। इसलिए कई बार आप लोगों ने स्टेटमेंट देखा होगा 7th हाउस में सूर्य को अच्छा नहीं माना। तो सूर्य की मौजूदगी 7th हाउस में होने पर और यहाँ पर उसकी स्थिति उस एनवायरनमेंट में जहाँ पे कि वो नीच राशि अवस्था होता है, इसको रिप्रेजेंट करने लग रहा है। कहीं ना कहीं जब सूर्य 7 नंबर की राशि में मिला है तो एक अलग ही सूर्य का प्रभाव, यानी अपने आप को सूर्य रिप्रेजेंट करता है। सूर्य रिप्रेजेंट करता है आपके स्वयं के आत्मविश्वास को, उसको कहीं ना कहीं चुनौतियां बार बार जीवन में मिलने लगती है। और वो भी यहाँ पे उसकी स्थिति क्या है, नीच राशि अवस्था जब आप मानते हो, मतलब कि उस एनवायरनमेंट में आ जाता है जहाँ वो अपनी खुद की वैल्यूज़ को चैलेंज महसूस करता है। या तो मैरिज में महसूस करेगा या फिर लोगों के साथ साझेदारी में महसूस करेगा। तो सूर्य की प्लेसमेंट जब 7th हाउस के अंदर आ रही है और फिर उसको 6th लॉर्ड का सपोर्ट मिल रहा है तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन में ये कॉम्बिनेशन सर्विस के लिए तो सरकार के तत्वों को दिखा देगा। सूर्य सरकार का कारक होगा और बुध जो है वो चीज़ें हैं, तो आप किसी न किसी रूप में कोई सरकारी प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हैं। अब इसमें यह मत सोचिएगा कि ये कॉम्बिनेशन आ गया तो आप लोग गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे होंगे, नहीं। ऐसे बहुत से लोगों को देखा जिनके में सूर्य बुध के कॉम्बिनेशन आए लेकिन वो प्राइवेट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब में जैसे टीसीएस में जॉब करते हैं, लेकिन टीसीएस भी गवर्नमेंट्स के ही कोई प्रोजेक्ट ले लेती है। तो सरकार के लिए काम कर रहे हैं लेकिन एनवायरनमेंट क्योंकि यहाँ पे क्या है 7 नंबर का है, तो ऐसे स्थिति में एक अच्छी प्लेसमेंट्स के साथ काम करते हुए लोग नजर आ जाते हैं। कॉम्बिनेशन में सूर्य और बुध की मौजूदगी 7 नंबर की राशि में है तो कालपुरुष कुंडली के लिहाज से प्रेम और संघर्ष की युति जो है वो हो रही है। ये चुनौती सामने जीवन में देखनी पड़ेगी। देन चंद्रमा को फोकस करें तो उसकी मौजूदगी है 12वें घर में। अब ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं 12th हाउस जो रिप्रेजेंट करता है वो चिंताओं को रिप्रेजेंट करता है, वो कोर्ट कचहरियों को रिप्रेजेंट करता है, वो हॉस्पिटल्स को रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में होने वाले खर्चों को और विदेशों को भी 12th हाउस के साथ जोड़ के देखा जाता है। तो ऐसे स्थिति में 4th लॉर्ड की मौजूदगी 12th में होने पर यह स्थिति माता के साथ चीज़ों को थोड़ी सी वहाँ पे हमें या तो उन पर खर्चा करना पड़ रहा है या वहाँ से हम थोड़ा सा ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं, हमारा मन व्याकुल हो रहा है, ये परिस्थिति दिखाने में सक्षम होगा चंद्रमा इस स्थिति के अंदर। फिर गुरु को देखिए तो गुरु भाग्य का स्वामी है और 12th के साथ लिंक कर रहा है, मतलब जितनी बार चिंताएं आई हैं, जितनी बार संघर्ष आया है, उतनी बार जीवन में भाग्य अपने आप को आगे लेके जाएगा। अब मैं 2 स्टेटमेंट दे रहा हूँ, एक चिंताएं आई हैं 12th हाउस आया है और दूसरा बोल रहा हूँ संघर्ष आया है। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गुरु यहाँ पे बैठा तो गुरु की जो दृष्टि है वो दृष्टि कहाँ कहाँ पे गई, एक तो 4th पे गई, एक तो आपके 6th पे गई और एक दृष्टि आपके 8th पे गई। गुरु की इस मौजूदगी में 12th हाउस के फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं उसकी शुभ दृष्टियाँ इन तीनों भाव को एक्टिवेट कर देंगी। चौथा तो मन का है, छठा संघर्ष का है और 8वां जो है वो फिर एकांतवासी है। इस स्थिति में ये दोनों ही कॉम्बिनेशन गुरु और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन जो यहाँ बन रहे हैं वो लाइफ के अंदर थोड़ा सा व्यक्ति को अकेले रहते हुए आगे बढ़ने के लिए फोर्स करेंगे, परिस्थितियों का निर्माण करेंगे और ज़्यादा जो मेंटल टेंशन, मेंटल हैरेसमेंट अगर हम कहें, ऐसी स्थितियाँ बनती हुई नजर आएंगी। तो दशाएं क्या होंगी, चंद्रमा की महादशा, गुरु की दशा, राहु की दशाएं, जब ये दशाएं नजर आएंगी तो भले ये कुंडली में किसी और भाव में बैठे होंगे लेकिन इनडायरेक्टली ये
जीवन के अंदर किसी न किसी बात को लेके चिंताएं पैदा करते नजर आएंगे। खर्चे बढ़े हुए होने नजर आ सकते हैं, कोर्ट कचहरियाँ नजर आ सकती हैं, आप चैरिटेबल चीज़ों के साथ जुड़े हुए नजर आ सकते हैं, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। वहाँ पे कंडीशन आपका ये जो लगन होता है उसकी राशि से जो इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ उसको देखेंगे। बट काल पुरुष कुंडली के लिहाज से हम देखें, जिस भी व्यक्ति का चंद्रमा 12 नंबर की राशि में आया, कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से ऐसे व्यक्ति उन दशाओं में कोई ना कोई चिंताओं को साथ में लेकर आगे बढ़ता हुआ नजर आया। तो काल पुरुष कुंडली में आप सबसे पहले ग्रहों को प्लेस करके देखिए कि ओरिजिनल प्लेसमेंट से कौन कौन से हाउस किस तरफ आपस में एक लिंक बना रहे हैं। इसके बाद आप इसको चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसके लिए, स्पेसिफिक लगन के लिए। जब आप स्पेसिफिक लगन के लिए चेंज करेंगे दोस्तों, तो वहाँ पे ये चीज़ निकल के आएगी कि कौन सा ग्रह हमारे लिए अच्छा जाने वाला है और कौन सा ग्रह हमारे लिए चुनौती जाने वाला है। क्योंकि हाउस लॉर्डशिप जो आएगी वो आपके लगन से आएगी। हाउस की लॉर्डशिप जो आएगी, जिसे हम कहते हैं फंक्शनल मैलेफिक होना या फंक्शनल बेनिफिक होना, वो आपके हमेशा लगन से आएगी। काल पुरुष कुंडली के लिहाज से जब हम जनरल स्टेटमेंट देते हैं तो हम ये मानते हैं कोई भी लगन हो, गुरु हमेशा शुभ फलदायक होगा, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में वो आपके भाग्य का स्वामी है। लेकिन ध्यान रखिए, काल पुरुष कुंडली के लिहाज से किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब गुरु की दशा चल रही हो तो वो 12th का भी लॉर्ड है, तो थोड़ी सी चुनौतियाँ, चिंताएँ, प्लस आपको धर्म के साथ साथ 9th हाउस के साथ साथ परोपकार, चैरिटी, 12th हाउस के रिजल्ट्स को भी करने की कोशिश करेगा। अब ये रिजल्ट्स वेरिएट हो जाते हैं। कुछ लोगों का जुपिटर के दशाओं के अंदर कोर्ट कचहरियों में पैसा जाता है, कुछ लोग गुरु की दशाओं के अंदर दूसरे लोगों की सहायता करते, चैरिटी करते हुए नजर आते हैं। तो इस तरह के वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। बट कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है वो 12th हाउस, जो इसका कि गुरु के पास अधिकार है काल पुरुष कुंडली में, उसका भी देखने को मिलता है। गुरु की ही दशाओं के अंदर व्यक्ति को जीवन में हायर लर्निंग्स भी प्राप्त होती हैं, क्योंकि फिर काल पुरुष कुंडली के हिसाब से वो 9th के साथ कनेक्ट होता है। गुरु की दशा के अंदर शनि की दशाओं के प्रभाव आते हैं। गुरु की दशा के अंदर शनि की दशाओं के प्रभाव आते हैं, तो 9th, 10th, 11th ये प्रभाव आपस में लिंक हो जाते हैं। ऐसे स्थिति में दशाओं के अंदर जब गुरु और शनि के प्रभाव देखने को मिलते हैं तो जीवन में कई बार आर्थिक उन्नति और आपके वर्क प्लेस की उन्नतियाँ भी दिखाई देती हुई नजर आती। तो वहाँ पे होता क्यों है, अगर स्पेसिफिकली लगन कुंडली में 10th लॉर्ड और 9th लॉर्ड चल रहे हो तो ज़्यादा ग्रोथ दिखाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए उस कुंडली में गुरु और शनि नवम और दसम के स्वामी नहीं है, लेकिन काल पुरुष कुंडली में क्योंकि वहाँ का स्वामित्व रखते हैं, तो उन स्थितियों में अपना 30% तक का योगदान उस रिजल्ट को करने में दे देते हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपनी कुंडली को काल पुरुष कुंडली में कन्वर्ट करिए और समझिए कि मेरे पास कहाँ कहाँ पे चुनौतियाँ आएंगी और कितनी आएंगी। स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर दे रहा हूँ। काल पुरुष कुंडली में आपको 20 से 30% तक की चीज़ें ही नजर आएंगी। बाकी चीज़ें जो कन्वर्ट होंगी वो आपके लगन से होंगी, लेकिन ये 20 से 30% भी एक बड़ा फिगर है, बड़ा आंकड़ा है। क्योंकि दशाओं के अंदर जब आप चिंतित होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसके नेचुरल डिस्प्लेसमेंट के कारण हो रहे हैं, तो हमें इसमें क्या करना चाहिए। जैसे कि चंद्रमा की दशा चल रही हो, क्या करेगी, भावुक करेगी, और भावुक करके चिंताएं देंगी। तो सबसे पहले किसको कंट्रोल करना है, चंद्रमा को पहले कंट्रोल करना है, क्योंकि वो उस जगह पे बैठा है जहाँ पे जल तत्व राशि है, भावनाओं को बढ़ाएगा। और फिर चिंता का भाव है तो चिंताओं को भी बढ़ा देगा। ऐसे स्थिति में जो पर्टिकुलर प्लैनेट आपको दिखाई दे, उससे जुड़ी हुई चीज़ों को आपको नियंत्रित अपने आप को करना होता है। गुरु चल रहा है तो क्यों जा रहा है, बहुत ज़्यादा व्यक्ति ज्ञान या बहुत ज़्यादा व्यक्ति जो है चैरिटी की तरफ चला गया है, बहुत ज़्यादा सज्जनता के रूप में आ गया है, वो स्थिति उसको कहीं ना कहीं चैलेंज कर सकती है। राहु अगर ऐसी स्थिति में तो भ्रम की स्थितियां नुकसान का कारण बनेगी। रियलिटी की जगह हम एक वर्चुअल सिचुएशंस में आ जाएंगे, वो लॉसेस का कारण बन जाएगी। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि 12 नंबर की राशि में अगर राहु लेके चला व्यक्ति तो क्या हुआ, गुरु के प्रभाव का राहु है। किसी भी लगन कुंडली में मीन राशि में राहु आ जाए तो ऐसे में राहु की प्लेसमेंट मीन राशि में क्या दर्शा रही है, व्यक्ति के पास जो भी चीज़ है वो उसका क्या कर रहा है, एक प्रकार से दान कर रहा है, और कुछ और ही सोच के दान कर जाएगा। क्योंकि राहु है, एक माया है, वो माया के रूप में आपसे सारी चीज़ों का दान करवाएगा। तो ये कुछ कॉमन है प्लेसमेंट्स के लिहाज से, जिसे आप बहुत आसानी से किसी भी कुंडली में उठा के नॉर्मल स्टेटमेंट दे सकते हैं, जिससे कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हाँ, किसी भी लगन कुंडली में ये ग्रह इन राशियों में बैठे थे तो काल पुरुष के लिहाज से इतना रिजल्ट तो वो 30% जीवन में आपको देते नजर आ ही रहे थे। धन्यवाद।